हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे। ठीक है। तो फिर आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। पहले हमने किया है, लेट्स टेक अ पेन। तो सबसे पहले हमने किया था जनरल किया था। ठीक है। जनरल के बाद हमने लेजर बनाना भी सीखा। फिर लेजर के बाद हमने किया ट्रायल बैलेंस, जो हमने लास्ट टॉपिक अभी किया, पिछली वीडियो थी जो हमारी। तो आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। अगर आपको ये एक तरह का आप कह सकते हो अकाउंटिंग प्रोसेस है ये। अगर आपको जनरल आता है तब आप इधर पहुंच सकते हो, वरना नहीं। स्टेप बाय स्टेप ही जाते हैं ना। ये तो नहीं है कि सीधे इंसान 12th क्लास में पहुंच जाता है। तो यही चीज़ है, अगर आपको जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस आता है तभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट असली में 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक इनकम स्टेटमेंट, एक बैलेंस शीट और एक कैश फ्लो। आज हम कैश फ्लो की इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रहेगी इस हिसाब से। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की। इनकम स्टेटमेंट भी दो तरह की होती है। इनकम स्टेटमेंट भी दो तरह की होती है। एक होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। P&L अकाउंट भी बोल सकते हो आप उसे। और दूसरी होती है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी, पहले लिखना चाहिए था, मैंने पहले प्रॉफिट एंड लॉस बोल दी क्योंकि पहले ट्रेडिंग बनता है। ठीक है। और दूसरी आती है बैलेंस शीट। ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नाम से बहुत सारे बच्चे आप फेमिलियर होंगे। बड़ी बार टीवी सीरियल्स मूवीज़ में यूज़ होता है कि कंपनीज में कि शो मी योर बैलेंस शीट। ठीक है। बैलेंस शीट असली में इसको हम बोलते हैं, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट को हम बोलते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, पोजीशन। ठीक है। पोजिशनल स्टेटमेंट आप इसे बोलते हैं। तो चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे मैंने पहले फाइनल अकाउंट्स के बारे में लिखा है। फाइनल अकाउंट्स के बारे में क्या लिखा है, फाइनल अकाउंट ऑफ ए बिजनेस कंसर्न जनरली इंक्लूड्स 2 पार्ट। ठीक है भाई। उसके 2 पार्ट्स हैं जो मैंने पीछे समझा दिया। द फर्स्ट पार्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट द नेट रिजल्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज बैलेंस शीट विच इज प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये चीज़ याद रखो, अब आप बिजनेस जो कर रहे हो, आपने बिजनेस तो कर दिया स्टार्ट, क्यों कर रहे हो, मेन मकसद क्या है बिजनेस करने। ठीक है। तो मेन मकसद हमारा है टू अर्न प्रॉफिट। व्हाट इज द मेन मोटिव, प्राइमरी मोटिव ऑफ ए बिजनेस हाउस। हर एक बिजनेस हाउस का मेन मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट। जो बाकी मोटिव्स हैं वो बाद में, जितनी देर उसने कमाई नहीं की, उसकी मेहनत का उसे फल नहीं मिला, तो तब तक उस बिजनेस का करने का क्या फ़ायदा। अब उस बिजनेसमैन ने पता करना है कि उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो वो हमें बताता है फाइनल अकाउंट। अभी तक आपने जो पीछे पढ़ा वो आप एक तरह का आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उससे आपको, आपने पहले जर्नल एंट्री की, जर्नल एंट्री आपने की, सिंपल एक रिकॉर्डिंग, आपने उसको लिखते रहे ताकि एंड में जाके थोड़ी मदद करे। फिर लेजर्स बनाए, लेजर आपने क्या किया, उसे क्लासिफिकेशन कर दिया। फिर उसके बाद आपने कल किया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमें क्या बताता है, उसकी एक्यूरेसी बताता है। एक्यूरेसी मतलब कि हमने पीछे कोई गलती तो नहीं की, उसका असली में और कोई लेना देना नहीं है उसका, बस यही काम था पता करने का कि पीछे हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी। तो अब हमारा आ जाता है फाइनल अकाउंट, जिसका मेन मकसद है हमें बताना प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है। व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ फाइनल अकाउंट, टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस। अब आगे मैंने इसके फीचर्स लिख दिए हैं। फीचर्स मैंने ये लिख दिए हैं, फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स। एक तरह के आप इसे डेफिनेशन भी कह सकते हो।
तो इसमें टू स्टेटमेंट्स होती हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट, जो मैं पीछे बता चुका हूँ। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रायल बैलेंस, वो कब बनाई जाती है? ट्रायल बैलेंस के बाद, एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। हमने अभी ट्रायल बैलेंस में बात की थी कि ट्रायल बैलेंस ही एंड में बनता है, तो ट्रायल बैलेंस के बाद जो आइटम बनेगी वो भी तो एंड में ही बनेगी। अकाउंटिंग पीरियड, अब जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स है वो अकाउंटिंग पीरियड नहीं जानते होंगे। असली में हमारा फाइनेंशियल ईयर गिना जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो लास्ट डेट हमारी क्या होती है? 31 मार्च। तो उस अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में आप बनाते हो, उससे आप कहते हो फाइनल अकाउंट। ठीक है। फिर इनकम स्टेटमेंट इज सब डिवाइडेड इनटू टू। जो इनकम स्टेटमेंट हमने ये बात की, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, इनकम स्टेटमेंट दो पार्ट में डिवाइड है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट्स मेन पर्पस इज टू हेल्प द ओनर टू नो द प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कितना उसने कमाया, ये लॉस कितना उसे हुआ। दोनों में से कोई एक चीज़ ही हो सकती है ना, ये तो नहीं आप बोल सकते कि मुझे प्रॉफिट भी हुआ लॉस भी हुआ। ठीक है, इसलिए और वर्ड यूज़ हुआ है। इट ऑल्सो हेल्प्स द बिजनेस टू नो इट्स पोजीशन। ये बिजनेस को पोजीशन भी बताने की मदद करती है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अब आपका मन है कोई बिजनेस खरीदने का, आपके पास पैसे पड़े हैं, आपने कहा कि मैंने पहलवान खरीदना है। ठीक है, तो आप पहलवान की एक्चुअल वैल्यू कैसे पता कर सकते हो? उसकी बैलेंस शीट देख के, उसकी पोजीशन देख के, कि उसके पास एट ए टाइम कितने एसेट्स हैं, एट ए टाइम कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। उसको कंपैरिजन करके आप उसका एक तरह का परचेजिंग वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट का ये काम है आपकी। अब बैलेंस शीट क्या है? इट इज़ दी स्टेटमेंट्स आर मैंडेटरी। मैंडेटरी का सभी को मीनिंग पता होगा, ज़रूरी, टू प्रिपेयर फॉर द बिजनेस हाउस। बिजनेस हाउस, जितने भी बिजनेस हाउस हैं उनके लिए ये ज़रूरी है ये स्टेटमेंट बनाना। ये मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, ये बनाना उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दी स्टेटमेंट, इन्हीं स्टेटमेंट्स के बेसिस पर शेयर होल्डर्स एंड आउटसाइडर्स आर रेडी टू इन्वेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपने शेयर बाज़ार का नाम तो सुना ही होगा, जैसे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गिर रही है शेयर बाज़ार ड्यू टू कोरोना वायरस। ठीक है, तो शेयर बाज़ार में आपने कैसे पता करना है कि मैं इस कंपनी में पैसा डालूं कि नहीं डालूं? वो आपको इस फाइनल अकाउंट ही बताता है कि मैं इस कंपनी में पैसा डालूं कि नहीं डालूं। अब मैंने इधर वर्ड यूज़ किया आउटसाइडर। आउटसाइडर कौन हुए? आउटसाइडर हम भी हुए। ठीक है, एक तरह के आप क्रेडिटर्स को भी कह सकते हो। अब क्रेडिटर्स ने आपको लोन देना है एक तरह का, मतलब आपको सामान बेचना है, वो उन्हीं को देगा ना जिनकी काबिलियत होगी पैसा रिटर्न करने की, जिसकी पहले की इमेज होगी कि बिजनेस फील्ड में पहले की इमेज होगी कि ये पैसा खा जाता है, पैसा नहीं देता। आप उसको कभी उधार पे सामान दोगे? कभी नहीं दोगे, है ना। आप उन्हीं को दोगे जिनकी आप जानते हो इसकी ये इसके पास कैश ट्रांजैक्शन बड़ी होती रहती हैं, ये अच्छा इंसान है, ये आपको रिटर्न दे, आपको पैसे कर देगा, तो आप उसी को दोगे। तो क्रेडिटर बैलेंस शीट से देख के ही बताता है कि मैं इसे लोन दूं कि नहीं दूं। ठीक है, अब आगे आ जाता है। हमने ये आपकी लास्ट स्लाइड से मैंने उठाया है, ये ट्रायल बैलेंस है, हमने किया था ना पिछली वीडियो में। तो ये वही ट्रायल बैलेंस है, घबराने वाली कोई बात नहीं। बस मैंने इसमें एक नई आइटम डाली है, क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंने आपके ट्रायल बैलेंस में लास्ट पॉइंट लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द फुट नोट, इट इज़ नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस, तो मैंने इधर फुट नोट में डाल दी। ठीक है, और मैं एक और आइटम बता देता हूँ, ये आपसे पूछ सकते हैं फिलअप में कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कैसे करते हैं। कैसे वैल्यू करते हैं इसे? हम वैल्यू करते हैं एट द मार्केट वैल्यू और द एक्चुअल वैल्यू विच एवर इज लेस। अगर उसकी मार्केट वैल्यू है 100 रुपये, एक्चुअल वैल्यू है 110 रुपये, तो हम मार्केट वैल्यू की ओर जाएंगे। अगर मार्केट वैल्यू है 110, एक्चुअल वैल्यू है 100 रुपये, तो हम एक्चुअल वैल्यू की ओर जाएंगे। मतलब जिसकी कीमत सबसे कम होगी हम वो ही लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। तो क्लोजिंग स्टॉक कभी भी हम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते, हम उसे हमेशा नीचे शो करते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जब आपने दुकान बंद की, आपका जो अंदर सामान पड़ा है वो आपका एक तरह का क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये वही आ गया। ट्रायल बैलेंस आप एंड में बनाते हो, साल के एंड वाले दिन, मतलब 31 मार्च को जो आपकी दुकान में सामान पड़ा है उसे आप बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे? क्लोजिंग स्टॉक। और जो 1 अप्रैल को पड़ा है,
जो 1 अप्रैल को पड़ा है उसे आप क्या बोलोगे? ओपनिंग स्टॉक। ये चीज़ याद रखना। मतलब एक तरह का आपका पिछले साल का क्लोजिंग और अगले साल का ओपनिंग सेम होता है। पिछले साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग। अब आप 31 मार्च को अपनी दुकानें बंद करके गए तो उस दिन आपकी दुकान पे स्टॉक पड़ा था 1000 रुपये का। सुबह आपने दुकान खोली तो सुबह भी तो 1000 रुपये का ही होगा। ठीक है, तो पिछले दिन का क्लोजिंग और अगले दिन का ओपनिंग सेम होता है। तो अब ये देखिए, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम बनाएंगे आज फाइनल स्टेटमेंट। हमने पीछे इसकी थ्योरी आइटम्स करा दी, अब हमने बनाना सीखना है, बनाना कैसे है। ठीक है, पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा आ गया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा इकट्ठे बनता है। ठीक है, इसका एक ही फॉर्मेट है। पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, मैंने इधर लिखा है ओपनिंग स्टॉक, और मैंने ओपनिंग स्टॉक के आगे लिख दिया है क्रॉस क्रॉस क्रॉस। क्रॉस 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 का मतलब है कि हमारे पीछे, अगर हम पीछे वाली स्लाइड में जाएं तो ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसका ओपनिंग स्टॉक थोड़ी होगा। ओपनिंग स्टॉक तो रनिंग बिजनेस का होगा ना। तो इसका मैंने एक तरह का बस आपको बताने के लिए ये लिख दिया है कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग में आता है। तो उसके बाद मैंने लिखा है परचेजेस। पीछे आप देख सकते हो परचेजेस है आपकी 300। अब ट्रेडिंग अकाउंट में वो आइटम्स डालनी है आपने, ये है एक्सपेंस वाली साइड, ये है एक्सपेंस वाली साइड, और ये है इनकम वाली साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड इज ए इनकम एंड डेबिट साइड इज ए एक्सपेंस। लेकिन आपने डेबिट साइड कौन से एक्सपेंस डालने होते हैं? डायरेक्ट। दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो आइटम है जो आपको मैन्युफैक्चर करने में खर्चा हुआ है। किसी चीज़ को आपने बनाया तो उसके ऊपर जो खर्चा हुआ है उसे आप डायरेक्ट कहते हो, और वो कहाँ पे आएगी? ट्रेडिंग में। ठीक है, वो कहाँ आएगी? ट्रेडिंग में। और जो एक्सपेंस आपके खर्चे होने पे नहीं, आपके मतलब सेल, कोई चीज़ बेचने में हुआ है, तो उसे आप कहोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब जैसे आपका कोई ऑफिस है, ऑफिस का आपने रेंट पे किया। ऑफिस तो है लेकिन आपने उसको, वो जो रेंट था, ऑफिस का रेंट आपने मैन्युफैक्चर करने में थोड़ी मदद किया, उसने तो एक तरह का बेचने में मदद किया। आपकी शॉप का रेंट है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? इनडायरेक्ट में। लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री का रेंट है तो वो आपका आएगा डायरेक्ट में। अगर आपका फैक्ट्री का लाइटनिंग का खर्चा है तो वो किस में आएगा? डायरेक्ट में। अगर आपका ऑफिस का खर्चा है तो वो किस में आएगा? इनडायरेक्ट में। जैसे सैलरी है, सैलरी आपकी होगी किसी एम्प्लॉय को आप दे रहे हो, आपका कोई सेल्समैन है उसको आप सैलरी दे रहे हो, तो वो इनडायरेक्ट है क्योंकि वो बेचने में आपको मदद कर रहा है, आपको बनाने में मदद नहीं कर रहा। जो आपको बनाने में मदद करता है उसको हम बोलते हैं वेजिस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिस। तो वो आपकी आएंगी इसमें, टेंशन ही लो, मैंने इसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाया हुआ है, फिर उसका मैंने प्रिंट आउट निकाला हुआ है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सारी आइटम्स उसमें इंक्लूडेड है। आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग में कौन सी आइटम्स आनी है और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी आइटम आनी है। ठीक है, अब हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इधर ले लिया है परचेज 300 और लेस रिटर्न। अगर कोई भी परचेज का आपने रिटर्न की हुई है, थोड़ी सी आइटम रिटर्न भी तो हो जाती है, डिफेक्ट कोई हो जाता है, किसी को आइटम पसंद नहीं आती, इसलिए आप रिटर्न कर देते हो, तो उन दोनों को आपने माइनस करना है। रिटर्न असली में कोई नहीं थी तो हमारा इधर 300 ही आ गया। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने डाला कैरेज ऑन परचेज, जो खरीदने पे खर्चा हुआ, आपने परचेजेस किए थे तो उस पर कैरेज आपका 50 हुआ, तो आपने इधर लिख दिया 50। फिर आपने इधर लिखा बाय सेल, सेल आपकी थी पीछे 200, और क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड इसका सिर्फ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ही रहता है, ये चीज़ याद रखना। क्रेडिट साइड इसमें सिर्फ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आता है। डेबिट साइड इसकी थोड़ी सी आइटम्स है, आगे जाके मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में है वो। तो अब आपने क्या करना है? बैलेंस करना है डेबिट और क्रेडिट को। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट को जैसे हमने लेजर में किया, इसका प्लस कितना हुआ? इसका प्लस हो गया 450। इसका प्लस कितना हो गया? 450। 450 में से 300 माइनस किया और 50 माइनस किया, तो आपका आंसर क्या आ गया? बैलेंस कितना आ गया? 100। और इस बैलेंस को हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी होती, क्रेडिट साइड छोटी होती, तो इधर आपका आता बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, मैंने अभी पीछे बोला या तो आपको प्रॉफिट होगा, ये तो नहीं है कि आपने बोला कि मुझे प्रॉफिट भी हुआ लॉस भी हुआ, या तो आपको लॉस होगा।
इन दोनों में से कोई एक आइटम आएगी। फिर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये इधर आ जाएगा, जैसे हम लेजर में करते थे। अब इधर से आपका क्या स्टार्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर से आपका स्टार्ट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ₹100। ठीक है। फिर अब आपने इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दिए पीछे स्लाइड से लेकर। इधर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देख सकते हो, इनमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। आपका आ गया इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, सैलरी। ठीक है। ये वाले आपने एक्सपेंसेस इधर डाल दिए, तो इधर आपका हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलाकर 52 और ग्रॉस प्रॉफिट है 100। इन दोनों को माइनस किया, 100 माइनस 52 किया, तो ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ये आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर। 100 में से 52 काटा तो 48 आ गया। ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। आपको पता चल गया आपने पूरे साल में 48 रुपीज़ अर्न किए हैं। अगर इस तरफ आता तो ये आपका क्या होता है, नेट लॉस। ये चीज़ याद रखो, आपने डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करना होता है। अगर डेबिट साइड छोटी है तो आपको प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड छोटी है तो आपको लॉस। अब इधर इनडायरेक्ट इनकम्स भी आती हैं। ये देखिए अब आगे है आपका फॉर्मेट। सॉरी, ये पहले आपकी बैलेंस शीट देख लो, पहले मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये आपका आ गया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट में ये सारी आइटम्स आनी है। प्लीज़ नोट डाउन ऑन योर नोटबुक्स इफ़ यू वांट, इट्स ऑल योर चॉइस। तो ओपनिंग स्टॉक ये आ गया, फिर परचेजेस आ गया, जैसे मैंने बोला रिटर्न आपने माइनस करने हैं। फिर फ्राइट एंड कैरेज जो आपका हो गया, जो खर्चा होता है आपको सामान लाने में। कस्टम्स एंड इंश्योरेंस, वेजेस, गैस वाटर फ्यूल, ये सारा प्रोडक्शन में जो आपका खर्चा होता है, ये सारे आपके वो है। ठीक है। और इधर आपका ये देखो, ये स्टार का क्या मतलब है, इन दोनों में से कोई एक आइटम आएगी। नीचे मैंने लिखा भी है आइदर ऑफ टू विल अपेयर। ठीक है, आइदर ऑफ टू विल अपेयर। इधर सिर्फ दो ही आइटम्स रहती हैं, ये चीज़ याद रखना। फिर आगे है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। भाई साहब ये तो बड़ी ज़्यादा आइटम्स हैं, एक बारी देख लो। पता चला बिजनेस आप क्या, बिजनेस करना कितना मुश्किल काम है। इसमें कितने हज़ारों तरह के आपके एक्सपेंसेस हैं। देख लो, सैलरीज, रेंट रेट, टैक्सेस, पोस्टेज, ये सारे कौन से एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये सारे हैं इनडायरेक्ट इनकम, जितनी भी रिसीव्ड होंगी, जैसे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो आपको इनकम मिली है लेकिन आपकी वो प्रोडक्शन के कारण नहीं मिली। अब आपने कहीं पैसा, आपने एफडी कराई अपनी, ठीक है, एफडी पे जो इंटरेस्ट मिला वो आपने एक सामान बनाने में मदद किया, एफडी ने थोड़ी किया। तो उस पर जो इंटरेस्ट मिला तो वो आपकी इंडायरेक्ट इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डिस्काउंट ऑन परचेजेस, डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर, क्रेडिट से जो आपने डिस्काउंट लिया वो सारी इधर आएंगी। अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो इधर आ जाएगा, आपका बैड डेब्ट इधर आ जाएगा, खर्चा है ना ये भी। बैंक चार्जेस इधर आ जाएंगे, इंटरेस्ट इधर आ जाएंगे, जो पेड है इधर डेबिट साइड आ जाएंगे, और जो रिसीव्ड है वो क्रेडिट साइड आ जाएंगे। अब हम करते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट देखिए ये ध्यान से, हमने अपनी कंपनी बनाई थी, हमारी पीछे से ही चल रही है। जनरल भी किया, लेजर भी किया, ट्रेडिंग सॉरी ट्रायल बैलेंस भी कर लिया, ट्रेडिंग भी कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी कर लिया। अब है हमारा बैलेंस शीट। सॉरी कर्सर कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो ये आपका आ गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की अगर डेफिनेशन चाहिए, बैलेंस शीट इज़ ए पोजिशनल स्टेटमेंट, इज़ ए लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। वो क्या है, आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की लिस्ट है, जिसमें लेफ्ट साइड हमेशा लाइबिलिटीज़ रहेंगी। ये चीज़ याद रखना, ये नहीं कि आपने इस साइड एसेट्स लिख दो और राइट साइड आपके एसेट्स रहेंगे। और इसका भी आंसर आपका सेम आना चाहिए, दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, नहीं तो आपकी बैलेंस शीट गलत है। अगर दोनों का टोटल सेम नहीं आया तो आपकी बैलेंस शीट गलत है। अब एसेट साइड सारे एसेट्स डाल दो, आपकी मैं पीछे दिखा देता हूँ। ये है आपका एसेट, तो आप देख सकते हैं कैश क्या है, एसेट। बिल्डिंग क्या है, एसेट। कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी।
परचेज क्या है, परचेज तो हमने ट्रेडिंग में ले लिया, तो हमने एसेट लाइबिलिटी में नहीं डालना। कैरेज भी हमने उसमें ट्रेडिंग में ले लिया है, सेल भी हमने ले लिया है, राम भी हमने ले लिए, नहीं राम तो हमने नहीं लिया, राम कहाँ क्रेडिट में लिखा है, तो अगर डेबिट में लिखा होता तो ये हमारा डेटर होता, क्रेडिट में लिखा तो हमारा क्रेडिटर है ये। तो क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं, लाइबिलिटी। बैंक क्या है हमारा, एसेट। सैलरी हमारा हो गया है। ड्राइंग्स हमारा, ड्राइंग्स हम याद रखना, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस करनी है, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस करनी है। मशीनरी आपका एसेट है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन हमने ले लिया। और ये क्लोजिंग स्टॉक जो आप ये फुट नोट में दिखाते हो, इसके दो काम होते हैं, एक बार ट्रेडिंग में दिखाओ और बैलेंस शीट में भी आना है। आपका कोई स्टॉक पड़ा है आपकी दुकान पे, तो वो आपके लिए एसेट हुआ ना, तो बैलेंस शीट में ये एसेट वाली साइड आएगा, ठीक है। तो इधर देख लीजिए, मैंने ये बैलेंस शीट बना दी, बिल्डिंग मैंने एसेट वाली साइड डाल दी, कैश डाल दिया, बैंक डाल दिया, मशीनरी डाल दिया और क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया। कैपिटल मैंने 3000 डाल दी। नेट प्रॉफिट मैंने इसमें ऐड करना है, मैंने पीछे लिखा था नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट, ये आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना होता है। अगर आपको लॉस हुआ था तो आपने कैपिटल में से माइनस करना है, और ड्राइंग्स आपने हमेशा माइनस करनी, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 2948। इसका भी जब प्लस किया आपका आंसर आ गया 2948। बैलेंस शीट आपकी इक्वल आ गई, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी हो गया आपका। देयरफॉर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजिशनल स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आपने पीछे जो अकाउंट्स बनाए वो ठीक है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपने बैलेंस शीट ठीक बनाई है। ये रही आपकी कंपनी की बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का भी आप वो देख लीजिए फॉर्मेट, ये सारा फॉर्मेट आ गया, कैपिटल, लोन टेकन, करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, अकाउंट्स पेएबल, फिर एसेट वाली साइड सारे एसेट्स डालने हैं, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस आपकी स्टेटमेंट है एक्सपेंस और इनकम वाली, और लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स वाली है बैलेंस शीट, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ ही ख़त्म होती है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जो इसमें पेंडिंग रह गई। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। होप कि आपको समझ आया हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।